सो हेलो एवरीवन, इट्स इन सेकेंड पार्ट ऑफ सेलुलर फाउंडेशन और हमारा टॉपिक है आज का यूकैरियोटिक। सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो है यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स विच कैन बी आइसोलेटेड फॉर स्टडी। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो बैक्टीरियल सेल से लार्जर होती है, मतलब उसका जो कॉमनली डायामीटर होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर की डायामीटर का होता है। अब जो इसका सेल वॉल्यूम होता है वो 1000 मिलियन टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है एक बैक्टीरिया से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बैक्टीरिया कितना ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में, और उससे भी छोटा क्या होता है, वायरस होता है। क्योंकि वायरस जो होता है वो जो ये बैक्टीरिया का फ़िल्टर वाला जो टेस्ट होता है वो क्या देता है, वो मतलब वो पास कर लेता है उसको, मतलब वो उस बैक्टीरिया फ़िल्टर से इजीली पास हो जाता है, यानी कि वो इतने इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है यूकैरियोट्स का वो क्या है, उसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या हैं, वो वेल मतलब अच्छे से ऑर्गेनल से इनक्लोज्ड हैं, और उनके सबके क्या है, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं सेल का। तो क्या है, साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग रिएक्शंस ऑफ जो सेल हैं वो हो रही है वहाँ पे। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है प्रोटीन्स का, उनकी पैकेजिंग करती है। प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके बाद पेरोक्सीसोम्स भी वही काम करती है, इन विच वेरी लार्ज चेन फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड। और जो लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स होती हैं ये इंडोप्लाज्मिक सिस्टम का क्या होती हैं, पार्ट होती हैं। अब ये जो लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, डाइजेस्ट करती हैं एंजाइम को, और जो डिग्रेड करती हैं सेल डिब्रीज को। इन एडिशन प्लांट, और जो एडिशन में प्लांट सेल के पास क्या है, एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह को स्टोर करके रखता है। वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट मतलब जो उसका मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा प्लांट का जितना भी फ्लूइड होता है वो सारा वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल क्या करता है, बहुत मैक्सिमम जो परसेंटेज है एक प्लांट सेल का वो ऑक्यूपाई करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, सनलाइट की सिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ये साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च को, फैट को, मतलब न्यूट्रिएंट्स को, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब जो मेजर एडवांस बायोकेमिस्ट्री है, ये साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, वो उन्होंने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ। एल्बर्ट क्रिस्टियन डी और जॉर्ज पैलेड, इन्होंने कुछ मेथड्स निकाले थे जिससे उन्होंने क्या किया था, सेपरेट किया था ऑर्गेनल्स को साइटोसॉल से। और इन जो ये स्टेप्स हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन जो ऑर्गेनल्स हैं इनको अलग करके इनकी स्टडी की, इनके फंक्शंस की स्टडी की, इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी की। इन अ टिपिकल सेल फ्रैक्सिनेशन, अब ये जो है ये डायग्राम्स आगे को दिए हुए हैं जो हम अभी दिखाएंगे। तो सेल्स और टिश्यूज इन सोल्यूशन आर जेंटली डिस्टर्ब्ड बाय फिज़िकल शेयर। जो सेल्स होती हैं उनको पहले अच्छे से मतलब फिज़िकली उनको क्या किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, उन ऑर्गेनल से रप्चर होके, रप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसको बट लीव्स द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स इंटैक्ट। तो उसमें क्या किया इन्होंने, एक होमोजेनेट सेंट्रीफ्यूज किया, उसमें इन्होंने ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है जिनकी डिफरेंट साइज़ हैं। तो डिफरेंट साइज़ होने की वजह से इनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो भी अलग अलग होता है। तो यानी कि ये अलग अलग
अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, सेडिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से इनको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। सो दिस मैथड यूज्ड टू एस्टैब्लिश फॉर एग्जांपल द लाइसोसोम कंटेनिंग डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। तो हमें इससे ये पता चला कि जैसे जो लाइसोजाइम्स है उसमें क्या है, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कंटेन करता है। The isolation of an organelles enriched in certain enzyme is often the first step in purification of that enzyme. So ये जो isolation किया उसके बाद organelles का, तो ये certain enzymes उनके purification इनके लिए भी helpful है। उसके बाद जो cytoplasm है is organized by the cytoskeletal and is highly dynamic। जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक साइटोप्लाज्म को क्या करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। और ये हाईली डायनामिक है। स्टैटिक मतलब होता है कि स्थिर, और डायनामिक मतलब होता है कि मूविंग। So, fluorescence microscopy reveals several type of protein filament crisscrossing the eukaryotic cell। तो ये एक तरीके का माइक्रोस्कोप है जिसको हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये हमें पता चला इसके थ्रू कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें बहुत सारे क्रिस क्रॉस फिलामेंटस प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। और इन इंटरलॉकिंग जो 3 डायमेंशनल मैशवर्क है इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये क्या करती है, उस सेल को शेप प्रोवाइड करती है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 3 तरीके की बेसिकली साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है, जो कि एक्टिन फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इनकी विड्थ डिफरेंट है, इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, और इनको जो फंक्शंस हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। सो ऑल टाइप प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द साइटोप्लाज्म एंड शेप टू द सेल। तो इनका सबका फंक्शन यही होता है कि ये साइटोप्लाज्म को एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करें और उस सेल को शेप प्रोवाइड करें। जो एक्टिन फिलामेंट है और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो ऑर्गेनल्स हैं उनके मोशन में, जो पूरी सेल है उसमें उनके मोशन में हेल्प करते हैं। Each type of cytoskeleton component consists of simple protein subunits that associate non-covalently to form filaments of uniform thickness। अब ये जो है साइटोस्केलेटन, ये सिंपल प्रोटीन की सब यूनिट होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं, मतलब नॉन कोवेलेंट होती हैं, यानी कि ये नॉन कोवेलेंट होती हैं, लेकिन इनकी जो फिलामेंट्स होती हैं वो यूनिफॉर्म थिकनेस के होते हैं। मतलब कि जो थिकनेस एक जगह पे प्रेजेंट होगी वही विद इन जहाँ जितनी सेल में ये फैले हुए हैं सब में उस पूरे एरिया में कैसी होगी, सेम उसी थिकनेस में होंगे। ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। इनकी कांस्टेंट क्या होती रहती है, डिसअसेंबली होती रहती है। मतलब ये टूटते रहते हैं और फिर वापस रीअसेंबल होते रहते हैं। इनकी जो लोकेशन होती है सेल में वो बिल्कुल भी मतलब रिजिडली फिक्स नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज करते हैं, क्योंकि जो एक साइटोप्लाज्म मतलब जो एक सेल होती है उसमें बहुत सारी जैसे चीज़ें होती है। जैसे उसमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस यानी एक सेल डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोप्लाज्म का जो होता है वो क्या होता है, डिवीजन होता है दूसरी सेल्स में। कुछ सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, जैसे WBCs हो गई। तो इनका शेप जो होता है वो चेंज होते रहता है उस हिसाब से। जो असेंबली और डिसअसेंबली है और जो लोकेशन है जो इन फिलामेंट्स की, वो जो दूसरे प्रोटीन्स हैं उनसे क्या होती है, रेगुलेट होती है। मतलब उनका रेगुलेशन दूसरे फिलामेंट से होता है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं। जो बंडल ऑफ फिलामेंट्स होते हैं मूवमेंट करते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करते हैं ऑर्गेनल्स का अलोन द फिलामेंट्स। सो जो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्टिन लाइक प्रोटीन को सेम मतलब दैट सर्व सिमिलर रोल इन दो सेल्स। सो बैक्टीरिया कंटेन एक्टिन लाइक प्रोटीन, मतलब उसमें एक्टिन प्रेजेंट नहीं होता है बट एक्टिन की तरह से एक कोई प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर रोल्स उसमें
करता है. The picture that emerges from this brief survey of eukaryotic cell structure is of cell which a meshwork of structure fiber and a complex system of membrane enclosed compartmentalization. ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात की हुई है, ये अभी हम नीचे देखेंगे क्या है ये. जो इसमें फिलामेंट्स होते हैं वो डिसअसेंबली और असेंबली करते हैं एल्सवेयर भी. सो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बर्स्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनल्स एंड फ्यूजेस विद अदर. सो जो ये हैं ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेनस जो वेसिकल्स होती हैं वो बर्ड्स बनाती हैं और फ्यूज़ करती हैं दूसरे के साथ. द ऑर्गेनल्स मूव थ्रू साइटोप्लाज्म अलोन प्रोटीन फिलामेंट्स. देयर मोशन powered by energy dependent motor protein. The endomembrane systems segregate specific metabolic process and provide surface on which. सो बेसिकली क्या है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए स्पेस ऑन देयर सर्टेन एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन अकर्स. अब जो एक्सोसाइटोसिस है और इंडोसाइटोसिस है उसके मैकेनिज्म हो रहे हैं. जो ट्रांसपोर्टेशन है आउट ऑफ द सेल और इनटू द सेल्स वो हो रहा है. दैट इन्वॉल्व मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड फीजन. दो मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन और फीजन provide paths between cytoplasm and surrounding medium, allowing the secretion of substance provide in the cell and uptake of extracellular material. तो यहाँ पे जो है ये फिगर पे हमको दिया हुआ है एक सिस्टमेटिक यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रही है एनिमल सेल को और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्लांट सेल को. सो प्लांट सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूल कितना बड़ा है, इतना पूरा स्पेस उस सेल का क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है. और प्लांट जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल जनरली एब्सेंट है. इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, थैलाकॉइड्स प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, ग्लाइऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि एडजेसेंट सेल से मतलब जुड़ेगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स. और ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. और जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, आरएनए की सिंथेसिस करता है, आरएनए की सिंथेसिस. तो इस तरीके से ये पूरा एक सेल का इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज फार फ्रॉम रैंडम. सो जो इसकी सॉरी फॉर दिस, जो इसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो साइटोप्लाज्म की वो रैंडम होती है. द मोशन एंड पोजिशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर अंडर टाइट रेगुलेशन. तो इनका जो रेगुलेशन होता है वो बहुत टाइट होता है और सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ में होता है. जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो अंडरगो करती हैं बहुत सारी मतलब रीऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें, जो हमने ये पहले भी देख लिया है. ये वापस से वही चीज़ लिखी हुई है. नॉन कोवेलेंट उसके साथ ही क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, रिवर्सिबल होती है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन रिस्पॉन्स टू वेरियस इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर सिग्नल्स. और बहुत सारी साइटोस्केलेटन्स क्या करती हैं, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर सिग्नल्स को पास करने में हेल्प करती हैं. जो लार्जर पार्टिकल हैं उनने सेडिमेंटेशन किया रैपिडली. तो ये डायग्राम बेसिकली ये दिया हुआ है हमें, जिसमें हमने एक लिवर सेल ली हुई है. इसमें हमने जो टिश्यू है वो लिया, टिश्यू होमोजेनेटेड की, इसको हमने लो स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेट किया. तो यहाँ पे हमको पैलेट पे क्या मिला, न्यूक्लियस मिला, साइटोस्केलेटन मिला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिली. उसके बाद हमको माइटोकॉन्ड्रिया मिला, लाइसोसोम मिला, पेरोक्सिसोम मिला, फिर हमको ईआर मिला और फिर लास्ट में हमको क्या मिला, राइबोसोम मिला. और जो लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिले. जो सेल्स हैं वो सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं.
मैक्रोमोलिक्यूल एंड देयर मोनोमेरिक सब यूनिट डिफर ग्रेटली इन साइज। ऑब्वियसली जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और उनकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा साइज़ में वेरी करती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है जो एलिनीन है, जो कि जिसका लेस देन 0.5 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, और जो मोलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन कह रहे हैं रेड ब्लड सेल के, वो मतलब 4 चेन होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन की, और उसमें वो मोर देन 600 मतलब या नियरली 600 अम्यूनो एसिड लेके घूमते हैं। तो ये क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं ग्लोब्यूलर शेप में, और इनकी जो एसोसिएटेड डायमीटर होती है वो 5.5 नैनोमीटर होती है। सो इन टर्न प्रोटीन आर मच स्मॉलर देन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो कि 20 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, तो उसके कंपैरिजन में प्रोटीन्स का साइज़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, छोटा है, विच आर मच स्मॉलर देन ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके बाद टिपिकली 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। इट इज़ अ लॉन्ग जंप फ्रॉम सिंपल बायोमोलिक्यूल टू सेलुलर स्ट्रक्चर। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें ऑब्जर्व किया कि जो सिंपल बायोमोलिक्यूल्स हैं उनसे सेलुलर स्ट्रक्चर में जब हम जंप करके जाते हैं तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चरल हायरार्की इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो कुछ अम्यूनो एसिड दिए हुए हैं, ये हुआ है एलिनीन, सीरीन, एस्पार्टीन, टायरोसिन, हिस्टिडीन और सिस्टीन। कुछ नहीं है, अम्यूनो एसिड का बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है, एक कार्बन चेन में एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड CO ग्रुप है, COH ग्रुप होता है बेसिकली, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। एक साइड NH4 होता है, अम्यूनो ग्रुप, सभी इसको अम्यूनो एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें अमाइन भी हैं और एसिड भी हैं। और एक साइड R होती है, जो ये R चेन होती है ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करती रहती है। जैसे कि एलिनीन में सिर्फ CH3 प्रेजेंट है, सीरीन में CH2OH प्रेजेंट है, एस्पार्टेट में CH2COH प्रेजेंट है, टायरोसिन में एक फिनॉल ग्रुप ऐड हो जाता है, और हिस्टिडीन में ये प्रेजेंट है, और सिस्टीन में SH होता है, यानी कि सल्फ़र है, सल्फ़र और हाइड्रोजन। उसके बाद पहला तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हमने देख लिया ये 6 अम्यूनो एसिड जो है वो हमने ले लिए। उसके बाद 20 जो है उसमें हमको क्या दिया हुआ है, हमको नाइट्रोजनस बेसिस दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर C में हमको क्या है, कुछ लिपिड दिए हुए हैं, और हमको D स्ट्रक्चर में हमको क्या दिया हुआ, ग्लूकोज दिया हुआ है। तो अब ये क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है यूरासिल का, थायमीन का, साइटोसिन का, एडेनिन का, गुआनिन का, ये ग्लिसरॉल है, 3OH अटैच है, ये कोलाइन है, ये पाल्मिटिक है, ओलिएट, ये 5 जो शुगर 5 कार्बन शुगर्स हैं वो ये फॉस्फेट हो गया, और ये क्या है, अल्फा D ग्लूकोज। तो इस तरीके से ये है। द मोनोमेरिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड आर जॉइंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंट है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं है जॉइंट। जो मोनोमेरिक सब यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमेरिक सब यूनिट है वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, और पॉलीसेकेराइड की। हाउएवर जो सुप्रा मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो जो होते हैं वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से इंटरैक्टेड होते हैं। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि जो बहुत वीक बॉन्ड होता है, विच इज़ नॉट कोवेलेंट एट ऑल। अमंग दीज नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस, ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं इनमें पोलर ग्रुप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर इस तरीके के जो हाइड्रोफोबिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, लंडन फोर्स होता है, ये सब होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं। वो है solutions brought about by hydrophilic effect, sometimes called hydrophobic interaction, and van der Waals force of interaction are also called London forces। ये सारे के सारे जो होते हैं बहुत कम
स्मॉलर देन दोज ऑफ, मतलब इनकी एनर्जीज बहुत कम होती हैं, जैसे इनको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ें तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दीज नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर सेकंड। जो उसके बाद वाला चैप्टर है वो पूरा इन्हीं इंटरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो ये है हम वो पढ़ लेते हैं कि जो लार्जर नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस हैं इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के, इन सुप्रामोलिकुलर स्टेबलाइजेस दिस असेंबली प्रोड्यूसिंग देयर यूनिक स्ट्रक्चर। तो ये जो वीक इंटरेक्शन है ये इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे आर लेस एनर्जी कंज्यूमिंग। तो अब ये है क्या, जो सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स हैं जैसे कि क्रोमेटिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, तो ये बहुत वीक इंटरेक्शन फोर्स से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और इसके पीछे का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि अगर ये एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते तो ये बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ और फंक्शन है, तो दे कैन फंक्शन और दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। तो जो क्रोमेटिन फाइबर है उसका मैक्रोमोलिक्यूल, ये तो सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स हो गया, जो उसका मैक्रोमोलिक्यूल है वो है डीएनए, और जो मोनोमेरिक यूनिट है उसकी वो है न्यूक्लियोटाइड। वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है, और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है अम्यूनो एसिड। वैसे ही सेलुलोज की सेल वॉल है, और लास्ट में ये क्या है, शुगर से बने हुए हैं। तो एट द एंड हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने, तो ये सब के सब वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पढ़े थे जब हम बेसिक पढ़ रहे थे कि सबसे पहले क्या हुआ था, न्यूक्लिक जो एसिड थे वो बहुत सिंपल फॉर्म में बने हुए थे। तो यही सिंपल फॉर्म से फिर क्या बना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना, फिर कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर बने। तो इसको हम एक इस तरीके से एक इस हायरार्की में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, इन विट्रो स्टडीज़ में ओवरलुक इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। अब इन विट्रो मतलब होता है कि बॉडी से बाहर, इन विट्रो मतलब हम ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में हम इसकी स्टडी करते हैं बेसिकली। सो वन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ टू स्टडी प्योरीफाइड मॉलिक्यूल इन विट्रो। तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारे पास ये एक अप्रोच होती है कि हम उसको प्योरीफाइड फॉर्म में हम उसको अलग से पढ़ें, कि बिना किसी इंटरैक्शन के अदर मॉलिक्यूल्स से जो कि प्रेजेंट हैं सेल में। इन वीवो इन द लिविंग जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें और भी मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है, तो इंटरफेरेंस हो जाता है उनका, इसीलिए हम अच्छे से उस पर्टिकुलर जिस स्ट्रक्चर की हम स्टडी करना चाह रहे हैं हम अच्छे से नहीं कर पाते। Although this approach has been remarkably revealing, we must keep in mind that the inside of cell is quite different from the inside of test tube. Obviously, क्योंकि हम बिल्कुल सेम अगर हम कंडीशंस दे रहे हैं फिर भी हम उस जो इंटरेक्शन उसका सेल के अंदर हो रहा है उस तरीके का इंटरेक्शन उसको प्रोवाइड नहीं हो रहा है। सो द इंटरफेयरिंग कंपोनेंट एलिमिनेटेड बाय प्यूरिफिकेशन में बी क्रिटिकल टू द बायोलॉजिकल फंक्शन और रेगुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल प्योरीफाइड। तो जो प्योरीफाइड मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली उसमें कुछ अलग तरीके के हमको स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन विट्रो स्टडीज़ ऑफ प्योर एंजाइम्स आर कॉमनली डन एट वेरी लो एंजाइम कंसनट्रेशन। जब हम टेस्ट ट्यूब में पढ़ते हैं किसी भी एंजाइम को तो हम बहुत लो एंजाइमिक कंसनट्रेशन में उसको पढ़ते हैं। In the cell, an enzyme is dissolved or suspended in the gel-like cytosol. जब हम एक लिविंग सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो एंजाइम है वो डिज़ोल्व होता है साइटोसॉल में, और उसी के साथ साथ उसके अलावा भी उस साइटोसॉल में बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं जो कि कुछ तो उस एंजाइम के साथ बाइंड भी होते हैं और उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मे बी दे कैन एक्ट एज अ पॉइजन, उस कैटलिस्ट की या उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करें, या मे बी दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट और उस एंजाइम की जो प्रोसेस है उसकी जो एक्टिविटी है उसको तेज़ करें। तो सम एंजाइम्स are components of multi-enzyme complex in which reactant are channeled from one enzyme to another, never enter the bulk solvent.
और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं कंपोनेंट, और वो कभी भी बल्क सॉल्वेंट पे नहीं होते. व्हेन ऑल ऑफ नोन मैक्रो मॉलिक्यूल in cell are represented in their known dimension and concentration, it is clear that the cytosol is very crowded. तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि जो साइटोसोल होता है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अदर बहुत डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट डिफ्यूजन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल विद इन द साइटोसोल मस्ट बी स्लोड बाय कोलिजन विद अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो जो उसका डिफ्यूजन है उस मैक्रोमोलिक्यूल का साइटोसोल में, वो अब बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ वो कोलिजन भी शो करता होगा. इन शॉर्ट, अ गिवन मॉलिक्यूल हैव बिकम क्वाइट डिफरेंट इन सेल एंड इन विट्रो. तो बात ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इन विट्रो यानी कि बाहर, सेल से बाहर टेस्ट ट्यूब में बहुत अलग होता है, और सेल के अंदर उसको बहुत अलग कंडीशंस मिलती हैं. सेंट्रल चैलेंज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो चैलेंज है वो यही है बायोकेमिस्ट्री का, कि हमको जो अदर सेल्स का इन्फ्लुएंस है उसको समझना पड़ेगा. एंड मैक्रोमोलिक्यूल एसोसिएटेड ऑन द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंजाइम एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स टू अंडरस्टैंड फंक्शंस इन विवो एज वेल एज इन विट्रो. अब यहाँ पे हम एक क्राउडेड सेल की बात कर रहे हैं जिसका डायग्राम हमें दिया हुआ है. तो उस क्राउडेड सेल का ये हाल है. This drawing by David Goodsell is an accurate representation of the relative size and number of macromolecules. तो अब आप देख सकते हो कि ये सेल कितना ज़्यादा क्राउडेड है. फ्लैजेलम प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन ऐसी है, इनर मेम्ब्रेन ऐसी है. ये क्या चीज़ हो गई? ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन. ये लिपिड लेयर है, उसमें ये कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड है. राइबोसोम्स ये हैं, राइबोसोम से अटैच है, कहीं पे हमको प्रोटीन भी मिल रहा है. उसके बाद हमें यहाँ पे न्यूक्लियोइड मिल रहा है. और ये क्या है? सेल एनवेलप है. तो ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सेल क्या है? क्राउडेड है. और ये ई कोलाई का है. सच अ स्मॉल सेल, यानी इकोलाई जैसी छोटी सेल का है ये स्ट्रक्चर. दिस कंसनट्रेटेड साइटोसोल क्राउडेड विद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ सेल यूज्ड इन बायोलॉजिकल स्टडी. सो जो बायोकेमिकल स्टडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टिपिकल मतलब जो सेल को, उससे बहुत ज़्यादा अलग है ये स्ट्रक्चर. इन विच द साइटोसोल हैज़ बीन डाइल्यूटेड, जिसमें हम उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं साइटोसोल का. मैनी फोल्ड एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन डिफ्यूजन मैक्रोमोलिक्यूल हैज़ बीन स्ट्रांगली अल्टर्ड. तो वो जो उसका डिफ्यूजन है मैक्रोमोलिक्यूल का, बहुत ज़्यादा अल्टर हो जाता है. अब हम सेलुलर फाउंडेशन की समरी में पहुंच गए हैं. तो इसमें क्या लिखा हुआ है समरी में कि ऑल सेल्स आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जितने भी सेल्स होती हैं वो सब की सब किससे बाउंडेड है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है. हैव अ साइटोसोल containing metabolites, coenzymes, inorganic ion enzymes, and have a set of genes contained within a nucleoid. अब जब हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और आर्किया में, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, यानी कि उसमें साइटोसोल के अलावा ये सब प्रेजेंट है. ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म सेलुलर वर्क. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करना होता है टू परफॉर्म सेलुलर वर्क. उसके बाद फोटोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. अब जब हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो, या फिर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो जो फोटोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी एनर्जी उनको मिलती है सनलाइट से. जो कीमोट्रॉप होते हैं वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं केमिकल फ्यूल से. उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग द फ्यूल, पासिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. उसके बाद जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये सब क्या करती हैं? ये एनर्जी मतलब ये गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं. उसके बाद बैक्टीरिया एंड आर्किया सेल कंटेन साइटोसोल
जो बैक्टीरिया और आर्किया सेल होते हैं उसमें साइटोसोल होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड होता है सेल एनवेलप के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है एंड आर मल्टी कंपार्टमेंटेड, और इसमें बहुत सारे मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं। With certain processes segregated in specific organelles can be separated and studied in isolation. तो अब हम उन्हें अलग आइसोलेट करके भी हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद साइटोस्केलेटल प्रोटीन असेंबली इनटू लॉन्ग फिलामेंट्स that give cells shape and rigidity and serve as rails along with cellular organelles move throughout the cell। जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन असेंबली है लॉन्ग फिलामेंट्स की, उसका जो सेल शेप होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके पास सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस। जो सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि सेल वॉल, राइबोसोम्स, ये अलग अलग सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हो गए, ये एक दूसरे के साथ जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन में होते हैं। When individual molecules are removed from these complex to be studied in vitro, interaction important in the living cells can be may be lost। तो जब हम इनको इन विट्रो हम जब स्टडी करते हैं, यानी सेल के बाहर हम जब स्टडी करते हैं, तो हम इनका इंटरैक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो मतलब वो लॉस्ट हो चुका होता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब सेलुलर फाउंडेशन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। तो ये पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जो मेन मतलब टॉपिक था सेलुलर फाउंडेशन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल फाउंडेशंस।